सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसके साथ साथ ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी इस टॉपिक पर बेस आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सभी को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से जिसको कहते हैं डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो करता है उसकी लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो आपको अपने घर से और स्कूल तक जाना है। अब आपके पास अपने घर से और स्कूल तक जाने के लिए ये तीन रास्ते अवेलेबल हैं। पहला ये ऊपर वाला है, सेकंड ये है और थर्ड ये वाला है, ठीक है। अब आप जिस भी रास्ते से अपने घर से और स्कूल तक जाते हो, जिस भी पाथ को आप फॉलो करके जाते हो, उस पाथ की जो लेंथ होने वाली है वही आपकी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे, माना सपोज कीजिए आप इस पहले वाले रास्ते से होकर के जाते हो, ठीक है। अब इस पहले वाले रास्ते की जो ये लेंथ है ये हमारे लिए दी हुई है 3 किलोमीटर। मतलब अगर आप इस रास्ते से होते हुए जाते हो तो आप जब घर से और स्कूल तक पहुंचते हो अपने इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, अपने इनिशियल पॉइंट से अपने एंड पॉइंट तक पहुंचते हो तो आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो क्योंकि आपने ये वाला पाथ फॉलो किया है। अब अगर आप दूसरे नंबर वाले इस पाथ से जाते हो तो आपने इस पाथ की लेंथ कितनी है, 2 किलोमीटर, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर। अगर आप इस तीसरे वाले पाथ से जाते हो तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद में हम हमारा दूसरा पॉइंट जो है डिस्प्लेसमेंट, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट बोलते हैं उस पॉइंट को जिससे हम हमारा मोशन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर हमने घर से हमारा मोशन स्टार्ट किया था तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, और हमने हमारा मोशन जहां पर एंड किया था उसे बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी जो लेंथ होती है या जो वो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसे, देखिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आपके घर से और स्कूल तक जाने के लिए काफी रास्ते हो सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। मैं जैसे इस रास्ते से चला जाऊं, इस रास्ते से चला जाऊं, या मैं मान लीजिए और इस रास्ते से चला जाऊं, या मैं और घूम के चला जाऊं, मैं कहीं से भी जा सकता हूं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होने वाली है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होने वाला है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट सिंपली जो होता है वो लेंथ ऑफ पाथ होती है, यानी कि जो इन दोनों के बीच में पाथ है उसकी लेंथ होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों के बीच में, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आप थोड़ा सा किताबी दुनिया से बाहर आए और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आपको जवाब देना है, ठीक है। यही डायग्राम होने वाला है हमारा, इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपको आपके घर से, आप सपोज कीजिए कि आपके घर से और स्कूल तक जाने के लिए आपके पास में 3 रास्ते हैं। मान लीजिए पहला रास्ता तो ये हो गया, दूसरा रास्ता जो है वो ये हो गया, तीसरा रास्ता जो है वो ये हो गया, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो हो गई 3 किलोमीटर, इसकी लेंथ हो गई 4 किलोमीटर और इसकी लेंथ हो गई 2 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। देखो डिस्टेंस तो सिंपल है, मैं जिस रास्ते से जाऊंगा वही रास्ता आपका, उस रास्ते की जो लेंथ है वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताओ, मुझे आपके घर से और स्कूल तक जाना है,
तो अब आपके पास में 3 रास्ते हैं। अब आप मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से सोचो एक बार। सोचा? देखो, इन तीनों रास्तों में कुछ को लग रहा हो कि ये जो 2 किलोमीटर वाला है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन नहीं, आप इमेजिन करो कि आपका घर और आपके स्कूल, उसके बीच में कोई भी ना तो बिल्डिंग है ना कोई रास्ता है, कुछ भी नहीं है, केवल आपका घर है और आपका स्कूल है और कंप्लीट बीच में मैदान है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप अपने घर से और स्कूल के लिए जाओ, तो कैसे जाओगे? आप क्या ऐसे घूम के जाओगे? जाओगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे? आप बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, सीधा। अब मैं पूछता हूं, आप स्ट्रेट क्यों गए? क्योंकि आपको पता है अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको सबसे कम चलना पड़ेगा, मतलब कि आपके घर से और स्कूल तक पहुंचने के लिए ये सबसे छोटा डिस्टेंस होने वाला है, इस वजह से आप इस पर जाओगे। समझ रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट ना तो ये 2 किलोमीटर होगा, ना ये 3 होगा, ना ये 4 होगा। ये जो रास्ता है, ये इसकी जो लेंथ होने वाली है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो रास्ता था ही नहीं, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कोई रास्ता है या नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी अवेलेबल रास्ता नहीं। मैंने बोला कि 2 पॉइंट्स आपको दे दिए, सपोज ये पॉइंट दे दिया ए और ये पॉइंट दे दिया बी। हमें सिंपली एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होने वाली है वही आपकी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है इससे छोटा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता यहां से यहां तक जाने का, और मैं कैसे भी घूम फिर के जाऊं इससे तो बड़ा ही होने वाला है। तो सबसे छोटा रास्ता ये है, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये कोई मतलब नहीं है हमें कि वो रास्ता एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। समझ रहे हैं? हमको तो फाइनल इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है और दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये स्ट्रेट लाइन जो है, इसकी जो लेंथ होने वाली है, यही आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैंने केवल डेफिनेशन बताई है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे जब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी हम इनकी डेफिनेशन पर ही बेस एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, चलिए उसे करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमारे लिए दिया हुआ है कि इफ अ पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट सी एंड देन रिटर्न टू पॉइंट बी, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पर्सन। और फिर एक ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि कोई पर्सन है, वो पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो यहां से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट सी तक जाता है, और पॉइंट सी तक पहुंचने के बाद में यहां से वापस पॉइंट बी तक आ जाता है, ठीक है। तो अब हमसे बोल रहा है कि एक हमें डिस्टेंस बताना है और एक हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है पाथ की लेंथ, यानी उसने जो पाथ फॉलो किया है उसकी लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ही कवर करने वाले हैं। तो देखो डिस्टेंस क्या होने वाला है, इसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पॉइंट सी तक गया, मतलब इसने कितना पाथ कवर किया? 5 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, तो 5 + 3। लेकिन ये सी पर रुका नहीं है, वहां से वापस पॉइंट बी तक आया है, तो रिटर्न हुआ है पॉइंट बी तक। तो रिटर्न होते टाइम कितना और चला है? ये 3 दोबारा चला है, 3 प्लस देखो 5 बी पर पहुंचा, फिर 3 चला सी पर पहुंचा, फिर दोबारा 3 चल के वापस आया बी पर पहुंचा, यानी टोटल पाथ कितना कवर किया है? 5 + 3 + 3 = 11 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। अब हम देखने वाले हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ए, और फाइनल पॉइंट क्या है? जहां पर आकर ये ऑब्जेक्ट रुक गया, ये पॉइंट बी।
तो इस पॉइंट और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होने वाली है, वही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और वो कितनी होने वाली है, 5 किलोमीटर्स। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर्स। लेकिन ये 5 किलोमीटर्स नहीं होगी ओनली, ये होगी +5 किलोमीटर्स। अब सर ये प्लस क्या है, यहां तो आपने नहीं लिखा कुछ भी कि +11 या -11, यहां क्यों लिख रहे हैं सर +11? तो इसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे। जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में डिफरेंस को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि इस प्लस का क्या मतलब है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो तो 11 किलोमीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर्स है। 5 भी नहीं, +5 किलोमीटर्स है। 5 तो समझ में आ गया होगा कैसे, ये प्लस ही तो प्रॉब्लम दे रहा है। इसको अभी हम देखने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है। अब हम देखने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखो पहला जो अंतर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। अभी पहले तो मैग्नीट्यूड ही क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये कैमरा मुझसे 3 फीट नॉर्थ में रखा हुआ है, तो मैंने दो टर्म यूज में ली। एक तो मैंने बोला 3 फीट और एक मैंने बोला नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो 3 फीट है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और जो ये नॉर्थ हो गया ये हो गया मेरी डायरेक्शन। यानी सिंपली मैं बोलूं तो किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल मैं नंबर्स में वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे मैंने बोला 3 फीट, 2 किलोमीटर, 5 न्यूटन, कुछ भी। तो ये जो नंबर्स वाली जो यूनिट होती है वो तो हो जाती है मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में जो नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, ये हो जाती है डायरेक्शन। तो सिंपली समझो तो मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं है, वैल्यू है, वैल्यू। यानी किसी भी चीज की कितनी वैल्यू है, इस लेंथ की कितनी वैल्यू है, तो 3 फीट, तो ये 3 फीट क्या हो गई, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो जो डिस्टेंस होता है उसके पास केवल हमारा मैग्नीट्यूड होता है, वहीं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। कैसे, आपको याद है जो अभी मैंने न्यूमेरिकल कराया था, तो मैंने उसमें लिखा था +5 किलोमीटर। इसमें ये जो +5 था ये तो था आपका मैग्नीट्यूड, ये जो 5 था ये मैग्नीट्यूड, और ये जो प्लस वाला साइन था ये दिखा रहा था डायरेक्शन को। कि सर कैसे, देखो फिजिक्स में हम काफी तरीके से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं नॉर्थ साउथ, या प्लस माइनस से दिखाते हैं, या फिर हम जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, जैसे 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पर हम आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे टर्म्स का यूज में लेंगे। फिलहाल ये आपकी समझने के लिए नहीं है, फिलहाल तो इतना समझ लो कि ये जो प्लस था ये यहां पर डायरेक्शन को बता रहा था। ठीक है, अब ये प्लस कैसे बता रहा है डायरेक्शन को, वो अभी हम देखने वाले हैं इसी में। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि डिस्टेंस के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वहीं डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आप खुद ही समझ रहे होंगे मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सपोज कीजिए पहले ये ए पॉइंट पर था कोई ऑब्जेक्ट, 2 मिनट बाद ये बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो टाइम के साथ में इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। और सिंपल सी बात है कि अगर इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है तो उसने किसी ना किसी पाथ को तो फॉलो किया ही होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। उस पाथ की जो लेंथ होने वाली है वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब अगर कोई पाथ मोशन में है, याद रखना रेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मोशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वहीं उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मैंने यहां पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, मतलब जीरो हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हो जाएगा जीरो। देखो मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, सपोज करो ये दोबारा घूम करके इसी ए पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया और घूम करके दोबारा इसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो बताओ
अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों तो सेम हो गई, मतलब उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया 0। और जब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। लेकिन क्या डिस्टेंस इस केस में 0 होगा, नहीं। उसने जो पाथ फॉलो किया है उस पूरे की लेंथ, सपोज कीजिए इसकी लेंथ थी 5 किलोमीटर, इसकी लेंथ थी 4 किलोमीटर, तो इस कंडीशन में जब वो घूमकर वापस आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 और 4 यानी कि 9 किलोमीटर्स। वही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का अगर वो मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ में मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप सोच रहे हो कि सर ठीक है नेगेटिव तो कैसे ही होगा, 0 आपने बोला, मान लिया कि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर घूम के आ जाए, लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये यहाँ पर डायरेक्शन को बता रहे हैं। डायरेक्शन को कैसे बता रहे हैं, आप सभी ने नंबर लाइन तो देखी होगी ना, ये नंबर लाइन होती है, ये यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ -1 यहाँ -2 होता है। अब आप एक चीज देखो कि अगर नंबर लाइन में मैं इधर की साइड आता हूं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और अगर मैं इधर की साइड जाता हूं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सेम यही यहां पर होता है। अगर मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, फिर से बोल रहा हूं, अगर मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया, अगर वो इनिशियल पोजीशन से इधर साइड जाता है तो हम उसके मोशन को पॉजिटिव लिख देते हैं, उसके जो डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव बता देते हैं, और अगर इधर की साइड जाता है तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव बता देते हैं। समझे, जैसे मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था तो इधर की साइड हुआ था वो 5 किलोमीटर, इस वजह से मैंने क्या लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट है वो +5 किलोमीटर था। समझे, प्लस इसी वजह से लिखा था। अगर वो इधर की साइड जाता तो मैं इसको -5 लिखता। समझ रहे, तो माइनस हो सकता है। अब सपोज करो किसी पर्सन ने यहां से चलना स्टार्ट किया और वो इधर पहुंच गया और इधर को 3 किलोमीटर गया, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -3 किलोमीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव और कुछ नहीं बल्कि डायरेक्शन को बता रहे हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। अब हम हमारे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है, तीसरा पॉइंट हमसे बोलता है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वही डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपकी हो गई फिजिकल क्वांटिटी, इनको बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और अगर उसे बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, तो ये सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी है और इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ये कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है। अब जो इनकी लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है वो है ये वाली कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, वही डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है, आप एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिया था कि इस ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करके इस बी पॉइंट तक गया और इस बी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट तक आ गया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इसको देख लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। क्या डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड कर रहा है? हाँ, अगर वो इस पाथ से जाता है जिसकी लेंथ हमारी 3 किलोमीटर है और इसकी 4 किलोमीटर है, तो उसका ए से घूम करके दोबारा ए तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कि सिर्फ 4 + 3 करोगे तो 7 किलोमीटर देखने को मिलेगा। मैंने सही बात है। अब सपोज करो मैं ऐसे घूम के जाता हूं,
और इस पूरे पाथ की लेंथ मैं बोल देता हूं कि 10 किलोमीटर है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब मैं आपको सिंपल सी ये समझाना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप ए से बी तक कैसे पहुंचे या बी से ए तक कैसे पहुंचे। इसको सिर्फ ये मतलब है कि आपने जब मोशन स्टार्ट किया तो आप कहां थे, और जब मोशन एंड किया है उस टाइम कहां पर हो। समझ रहे हैं ना। इसके लिए कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे घूम के आओगे 10 किलोमीटर वाले पाथ से तो भी आपका इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। आप इस छोटे वाले पाथ से घूमकर आओगे तो भी इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा और जो डिस्टेंस है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इनकी 4 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। पहला है ये मैग्नीट्यूड, दूसरा है कि ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तीसरा है ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, चौथा है कि ये पाथ पर डिपेंड करता है और ये जो है पाथ पर इंडिपेंडेंट। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको लिखाया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो मैंने बोला था फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मैंने आपको ये नहीं बोला था बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्यों नहीं बोला था? देखो वो डेफिनेशन गलत नहीं है कि आप लिख दें बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, लेकिन एक चीज है, अगर आप बिटवीन लिखते हो तो आप डायरेक्शन को नहीं दिखा रहे हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन है। अगर आप बिटवीन लिखते हो तो उसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं आ रही है। बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट की बीच की दूरी है। अब हो सकता है हमने ऐसे नापी हो, ऐसे नापी हो, लेकिन जब हम बोल देते हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तो हमने फिक्स कर दिया कि सर हमने इधर से इधर की डिस्टेंस मापी है। समझ रहे हो? इस वजह से जब आप डेफिनेशन दो डिस्प्लेसमेंट की तो बिटवीन की जगह फ्रॉम यूज करना, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल देने वाला हूं और ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आप ये समझ लेना कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो अब हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल में हमारे लिए दिया हुआ है कि ये कोई सर्किल है। इस सर्किल में एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है और वो ए से सी से होते हुए पॉइंट बी तक आ जाता है। तो अब हमें एक तो डिस्टेंस निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और एक हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, देखो यहां पर ये डिस्टेंस दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी हमारी इस सर्किल की रेडियस, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, पहले हम डिस्टेंस को ही देखने वाले हैं। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि वो पाथ जितना कवर करता है उसकी लेंथ। मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूं तो यहां से स्टार्ट करके और ये वाले जितना भी लेंथ होने वाली है ये, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन इसको निकालें कैसे? तो पहले तो ये समझो कि कोई भी सर्किल है, इस सर्किल को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकता हूं। ये 90 डिग्री के एंगल है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और देखो मैंने एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट हो जाता है 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। अगर आप इन सबको ऐड करोगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो ये इक्वल आता है 1 के। यानी हमने एक सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स नहीं है, हमको चाहिए 1, 2 और 3। ये चौथा पार्ट तो कवर करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमने तो डिस्टेंस ही कवर करी है। समझ में आया? तो देखो हम जानते हैं कि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2πr। सही है, लेकिन 2πr तो तब होगी जब ए पॉइंट से स्टार्ट किया और दोबारा पॉइंट ए तक ही आ गए। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो हम पॉइंट बी तक ही आ रहे हैं। मतलब 1/4 1/4 प्लस 1/4 यानी 3 बार 1/4 को ऐड कर रहे हैं। ये तो कंप्लीट का हो गया, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं चाहिए,
हमें 3 बार चाहिए, अगर मैं 3 को ऐड करता हूं तो ये आता है हमारे पास में 3/4, यानी हमें इसकी जितनी भी सरकमफेरेंस है उसका केवल 3/4 पार्ट ही चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 3/4 पार्ट लिखूं तो देखो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होने वाला है 3/4 ऑफ 2πr, यानी 2πr का 3/4 ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब सिंपल इसमें r की वैल्यू इधर दो, r कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रखो 3/4 इंटू 2π और r की वैल्यू कितनी है 2। सो अगर इसको मैं काट दूं, क्रॉस कर दूं आपस में, तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा 3π। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमारा डिस्टेंस देखने को मिल जाता है हमको 3π। क्या ये समझ में आया, बहुत अच्छी। अभी 3π सेंटीमीटर में होने वाला है क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में होने वाली है। तो अब आपको डिस्टेंस पता चल गया कि डिस्टेंस तो इसका कितना होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है इसका 3π। अब हम देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए मैंने बोला था कि हमें केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग कहां से हुआ है पॉइंट ए से, और एंड कहां पे हुआ है पॉइंट बी पर। पहले तो आप वीडियो को पॉज करो सभी और एक बार करने की कोशिश करें, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो। ये आपने कोशिश, तो देखिए अब हम देखते हैं क्या होगा। मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा काम करना होता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब आप थोड़ी सी अगर इसे देखें तो ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने वाला हो गया। कैसे, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी सर्किल की रेडियस है, तो ये भी 2 हो जाएगी। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया आपके सामने, कैसे, देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये हमें पूछा, इसको मैं लिख देता हूं ए और इसको मैं लिख देता हूं बी, और ये हो गया O पॉइंट। बस कुछ नहीं है, मैंने इसे घुमा के यहाँ ऐसे निकाल लिया है, इसको ऐसे रोटेट करके और यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूं। अगर आप देखें तो वही चीज है, OA A BO B, ऐसे रोटेट करके लेकर आया। अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या बोलती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बोलता है कि अगर हमको ये निकालना है तो AB कितने होने वाला है, तो AB होने वाला है हमारे पास में अंडर रूट AO का होल स्क्वायर, AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं, सही है। तो AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को धर देते हैं यहाँ पर, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, अंडर रूट 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। या तो यही छोड़ दो या फिर से और सॉल्व हम कर सकते हैं, कैसे कि अंडर रूट 8 हमारा क्या होता है, अंडर रूट 8 होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है। और इसमें से 1 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। अब देखो ना तो इसमें हमने प्लस लिखा, ना इसमें हमने कोई डायरेक्शन बताई। क्यों, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी ये सारी चीजें नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक हमारे लिए देता कि इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ है साउथ है, तब तो हम बताते हैं, लेकिन हमारे लिए डायरेक्शन दी नहीं है। और अगर ये एक लाइन के अलोंग मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होता तो भी हम बता देते पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग है ही नहीं, तो हमने वो भी नहीं बताया। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास में 2√2 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको, बहुत अच्छा। तो अब तक हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन देखी, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखी, इन दोनों में डिफरेंस भी देखे और 2 न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। इसके बाद अब हम इन दोनों में रिलेशन देखने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब रिलेशन को देखते हैं। देखो अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखें तो रिलेशन को हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। ये इक्वेशन हमसे कहती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे,
देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये वही एग्जांपल है, सपोज कीजिए आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अब मुझे ये बताओ कि आपके घर से और आपके स्कूल तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होने वाला है वो कौन सा है? स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, यानी कितना है हमारा 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं तो यही तो हमारा डिस्टेंस होगा ना। अगर हम इसी पाथ के अलॉन्ग जा रहे हैं, मान लीजिए हम घर से चलना स्टार्ट करते हैं इस पाथ के अलॉन्ग और स्कूल तक पहुंचते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। यानी इस केस में डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। मतलब पहली जो कंडीशन है वो तो समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए। सपोज कीजिए आप इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, आप घर से स्कूल तक अगर इस वाले रास्ते से जाएंगे तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। डिस्टेंस 3, डिस्प्लेसमेंट 2। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होगा? कम होने वाला है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, क्या कोई ऐसा केस बन सकता है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 2 हो सकता है, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता इस कंडीशन में। वहीं जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मिनिमम 2 हो सकता है। मिनिमम 2 क्यों? इसके अलावा मैं और कोई भी रास्ता लूंगा तो मेरा डिस्टेंस ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता है। मैंने बोला ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो सबसे छोटा रास्ता है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा रहेगा, और एक केस ऐसा है जिसमें बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। यही इन दोनों में रिलेशन होने वाला है। वैसे तो आपका टॉपिक अच्छे से अब कवर हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एग्जांपल्स में, उसको भी हम इस वीडियो में अब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या बोलता है? ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर के चारों ओर एक राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकंड लेता है, और इसकी जो एक साइड होने वाली है वो 10 मीटर्स की होने वाली है। तो स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड 10 मीटर्स की हो जाएंगी। अब सही बात है। मतलब और वो यहां से मान लीजिए अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो वो कंप्लीट दोबारा रोटेट करके इसी पॉइंट पर आने में 40 सेकंड्स का टाइम लेता है। 40 सेकंड। तो मैं ये बोल सकता हूं, देखो 10, 20, 30, 40, मतलब वो 40 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 40 मीटर का, क्योंकि एक बाउंड्री की लेंथ 10 मीटर्स होने वाली है और वो 40 सेकंड में कंप्लीट राउंड कर रहा है, मतलब 40 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब आगे हमसे क्वेश्चन बोलता है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया है, वहां से 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। स्पेशली इन्होंने दिया है कि मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। अगर मैग्नीट्यूड ना देकर केवल डिस्प्लेसमेंट हमें बताता तो भी हम मैग्नीट्यूड ही बताते, क्योंकि यहां पर हमारे लिए स्ट्रेट लाइन का नाम तो मोशन है नहीं कि प्लस माइनस लिख दें, और वैसे भी इसमें मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद में इस स्टार्टिंग पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन हम कहीं से भी ले सकते हैं हमारे हिसाब से, तो हमने यहां से ले लिया कि 2 मिनट और 40 सेकंड के बाद में वो जो फार्मर है वो कहां पर होने वाला है, उस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट हमको बताने वाली है। तो पहले तो उस टाइम को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे लिए सेकंड में दिया हुआ है। तो 2 मिनट और 20 सेकंड हमारे लिए दी हुई है, ये कितनी सेकंड हो जाएंगी? देखो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स और 2 मिनट मतलब 120 सेकंड्स, और 120 प्लस के ये 20 कर दें तो कितनी आ गई? 140 सेकंड्स। ठीक है,
मतलब टाइम है 140 सेकंड्स। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 140 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। भाई कहां पहुंचेगा ये तो हमें डिस्टेंस कवर करने के बाद ही पता चलने वाला है। तो देखो इसे देखो 40 सेकंड में कवर कर रहा है 40 मीटर का डिस्टेंस, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा 40 मीटर अपॉन 40। मीटर को हटा देते हैं 40 अपॉन 40, यानी कि 1 सेकंड में कवर करेगा 1 मीटर का डिस्टेंस। ये कुछ ऐसा ही है कि 10 पेन 100 रुपए के आ रहे हैं, तो एक पेन कितने रुपए का आएगा 100/10। वही है 40 सेकंड में 40 मीटर कवर किया तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा 40/40, यानी कि 1 मीटर। यानी कि ये जो फार्मर है वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो 140 सेकंड में कितना चलेगा 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 सेकंड में 140 मीटर चलने वाला है। ठीक है, यानी जो फार्मर है वो 140 मीटर चलने वाला है। अब आप नॉर्मली देख लीजिए 10 10 20 30 40, एक राउंड में 40, तो 2 राउंड में कितना हो जाएगा 40 प्लस 40, यानी कि कितना हो गया 80 मीटर्स। ये 140 चल रहा है। फिर अगर मैं और 40 जोड़ दूं, यानी एक राउंड और कंप्लीट कर ले, यानी कि 3 राउंड कंप्लीट कर ले, तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120। अब हमको सिर्फ और सिर्फ कितना और चलना है 20 मीटर और चलना है। मतलब 3 राउंड तो उसने कंप्लीट कर लिए ना, 1 2 और 3 राउंड तो उसने कंप्लीट कर लिए। 3 राउंड में वो 120 मीटर चल लिए। अब कितना और बचा है 20 मीटर्स और बचा है, 20 मीटर्स और बचा है, और इसी पोजीशन पर वो खड़ा है। तो 10 और 20, यानी कि 140 सेकंड्स के बाद में जो फार्मर है वो इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। मैं इसको ए लिख दूं और इसको बी लिख दूं, तो 140 सेकंड्स के बाद में फार्मर बी पोजीशन पर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमारे लिए क्या टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, मतलब कि 140 सेकंड्स। 140 सेकंड्स की अगर मैं बात करूं तो 1 सेकंड में कवर कर रहा है 1 मीटर, तो 140 सेकंड्स में कवर करेगा 140 मीटर। फिर मैंने देखा कि 1 2 और 3, यानी 3 राउंड कंप्लीट करने में वो 120 मीटर कवर कर रहा है। 140 और 120 में डिफरेंस है 20 मीटर का, मतलब 20 मीटर और चलेगा, तो 10 और 20, यानी फार्मर आ जाएगा इस पॉइंट पर। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये जो फार्मर इस जगह पर खड़ा हुआ है, इसका इस पॉइंट से, इसके इनिशियल पॉइंट से हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, वही पाइथागोरस लगने वाली है इसमें। 10 ये 90 डिग्री यहाँ पर बनने वाला है, और ये हमसे पूछ रहा है एबी। तो एबी कितनी हो जाएगी, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वही है तरीका। एबी बराबर अंडर रूट में इस वाली भुजा की, इस वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है उसका स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 10 का और स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आने वाला है √200, और √200 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10√2। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसको आप कर सकते हैं। तो ए बी आ जाएगी 10√2, और किस में आने वाली है ये मीटर में, क्योंकि पूरी यूनिट किस में चल रही है मीटर में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10√2 मीटर्स। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हमने आपके लिए डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंट बताया, जहां हमने दोनों की 4 प्रॉपर्टीज बताई थी। उसके बाद में हमने एक रिलेशन बताया इनमें, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कवर करने वाले हैं, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।